अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवदी। कल जब हम आपसे बात कर रहे थे तब भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इजलास जारी था और मेरा और राय साकिब खरल साहब का ये ख्याल था कि कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू हो जाएगा और रात तक शो के बाद किसी वक्त कोई खुशखबरी मिल जाएगी हुकूमत साजी के हवाले से। लेकिन रात जो दोबारा इजलास 10 बजे होना था वो नहीं हुआ। आज जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं तब तक भी कोई इजलास दोनों जमातों का नहीं हो सका। शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, कोई उसकी वजह से अब क्या ब्रेक थ्रू है। बिलावल साहब ने आज गुफ्तगू की है, उसका शॉट हमारे साथ मौजूद है। वो बहुत ही जो मानी खेज़ गुफ्तगू है जो बिलावल साहब ने आज की है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो आपको सुनवाते हैं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। ये जो डिले हुआ है ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से है और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा, ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत का हो रहा है। और जितना जल्दी ये हल हो तो मेरे ख्याल में स्टेबिलिटी के लिहाज से, आने वाले गवर्नमेंट के लिहाज से बेहतर होगा। हम अपना मौकिफ पे कायम है, ना ही हम अपना मौकिफ तब्दील कर रहे हैं। अगर किसी और ने अपने मौकिफ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौकिफ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत खतरनाक स्टेलमेट नजर आ रहा है। देखें, आपने बिलावल साहब का शॉट सुना। इससे पहले कि मैं राय साकिब खरल की तरफ जाऊं, बिलावल साहब ने 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं। पहली बात उन्होंने कहा कि मैं अपनी टर्म्स पे वोट दूंगा मुस्लिम लीग नून को और मेरे मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आएगी। जो डिले है वो इसलिए है कि मुस्लिम लीग नून अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा नहीं कर रही और ये जो डिले है इससे बिलावल साहब कह रहे हैं कि उन्हें ज़ाती तौर पे कोई नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान हो रहा है तो पाकिस्तान का हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो जमहूरियत का हो रहा है, लेकिन उनका ज़ाती कोई नुकसान नहीं हो रहा। अब एक पार्टी के चेयरमैन को ऐसी बात करनी चाहिए कि जी मेरा ज़ाती तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है, नुकसान तो जमहूरियत का हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। बहरहाल आपने सुना उनका मौक़िफ़ है कि कोई नुकसान नहीं। कल आपकी मेरी हम दोनों की बहुत कम होता है कि आप और मैं मुत्तफिक हो जाए किसी एक पॉइंट। आजकल है जरा, कल से ऐसा माहौल है जरा, लेकिन हमें वो जमहूरियत को मजबूत करते हुए आप और मैं एक पॉइंट के ऊपर मुत्तफिक थे कि गवर्नमेंट बन जानी चाहिए, गवर्नमेंट। लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी टर्म्स पे बनेगी बिलावल साहब। अच्छा, इसमें इर्रिस्पेक्टिव के बिलावल साहब ने कहा है सीटें किसके पास ज़्यादा है, PMLN के पास ज़्यादा है, पीपल्स पार्टी पास कम है। तो आई थिंक ज़्यादा जो शेयर है, जो चंक है गवर्नमेंट मेकिंग के अंदर, वो PMLN का है। ज़्यादा स्टेक्स भी उन्हीं के हैं, ज़्यादा बर्डन भी उन्होंने ही लेना है, वज़ीर आज़म भी उन्हीं का आना है। तो आई थिंक वो पंजाबी में कहते हैं हिस्सा बकदरे जुस्सा, कि जो आपका वेटेज है उस हिसाब से आपको शेयर मिलेगा। आई वंडर के बिलावल साहब किस चीज़ के ऊपर स्टेगनेंट है। हाँ, एक चीज़ की समझ आती है मुझे कि कुछ ऑफिसर्स के ऊपर भी बात हो रही है कि जी फलाने सरकारी मुलाजिम या जब कोई ट्रांसफर्स होंगे तो पीपल्स पार्टी को लूप में रखा जाएगा पंजाब के अंदर भी। उसकी समझ आती है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में एंट्री चाहती है कि हमें जी फुल फ्लज इख्तियारात पंजाब के अंदर भी होने चाहिए, यहाँ की हुकूमत साजी, यहाँ की फैसला साजी के अंदर भी पंजाब पे पीपल्स पार्टी के स्टेक्स हैं, पीपल्स पार्टी अपने आप को रिवाइव कर सके, लिहाजा हमें लूप के अंदर रखा जाए। समझ आती है कि अगर 2 सियासी जमातें अलाइंड हैं, वो इकट्ठे चलना चाहती हैं और वो चल सकती हैं, तो दूसरे को पनपने का मौका भी मिलना चाहिए सूबे के अंदर। लेकिन मैं इसका जवाब जी प्लीज़ तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। मुस्लिम लीग नून सिंध में एंट्री का वो सिंध में मांग सकते हैं, वो कराची में मांग सकते हैं। लेकिन ना आप सिंध में तो कुछ देने के लिए तैयार नहीं हैं और पंजाब में सब कुछ मांगने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं फिर सिंध और पंजाब का आपस में जो आप सिंध पंजाब में मांग रहे हैं वो सिंध में दे दें, वो सिंध में दे दें। तो वो कहते हैं सिंध में तो नहीं दे सकते। अगर ये भी हो जाता है तो होता क्या है कि दोनों जमातों का तशख़्ख़ुस जो है वो डैमेज होता है कि भाईजान अपने अपने जो व्यू पॉइंट के ऊपर आप खड़े होकर वोट मांगते हो, आप तो हर जगह पे इकट्ठे हो, वहाँ से वो भी डैमेज होता है। लेकिन अगर वो डैमेज नहीं होता और आप गवर्नमेंट भी बनाते हो तो गवर्नमेंट चलाना वाकई में औखा काम है ना दिस मोमेंट। रूमर क्या है, ये रूमर इट्स इन द एयर, कोई इसकी कन्फर्मेशन तो पीपल्स पार्टी या PMLN नहीं दे सकती है कि सदर भी साडा पाएन, गवर्नर भी साडा, कल को जो की पोस्ट स्पीकर भी साडा, चेयरमैन सेनेट भी साडा, कमेटियां भी हमारी, ऑटोनोमस बॉडीज दे चेयरमैन भी साडे हमारे, और जो इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं वो भी हमारी। उसके बाद कल को अब बड़े ऑफिसर्स का जो ट्रांसफर होगा पंजाब में, उसके अंदर मरकज में जो ट्रांसफर्स होंगे उसके अंदर हमारी से होगी, हमसे पूछा जाएगा। चले ठीक है, पूछा जाएगा, आप इत्तेहादी हैं, वेटरन एंड ऑल दैट, लेकिन यार फिर सारा कुछ उनको ले लोगे तो फिर वो आप वजीर क्यों नहीं बन रहे? वजीर आज़म भी बन जाओ। नहीं, मतलब आप ये कहते हैं
कि हमें वजारतें नहीं चाहिए, आई नहीं होते चाहिए। नहीं नहीं आप कहते हैं हमें वजारतें नहीं चाहिए, हाँ। हुकूमत में हिस्सा चाहिए। अच्छा, उस पे आपको याद है जो 16 महीने पिछले गुजरे थे, उसके अंदर पीपल्स पार्टी ने एक स्टांस लिया था, उन्होंने कहा जी हमारी वजारतों की परफॉर्मेंस देख लें, ऊपर जो गवर्नमेंट थी हमारे पास जो पोर्टफोलियोज थे आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें, हमने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और अगर आपने पिछले 16 महीने में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर लिया था तो फिर अब वजारतों में क्या प्रॉब्लम है भाई? ले लेनी हाँ, ले लो, फिर आप ले लो और अच्छा परफॉर्म करो, क्योंकि आप कहते हो हमने माजी भी अच्छा परफॉर्म किया, अब परफॉर्म। अच्छा, इसका मुझे बताऊं क्या ऐसे लगता है जी कि कई दफ़ा आप कहीं शादी करना चाहते हैं और वहाँ आपकी शादी नहीं होती, ओके, और आपकी शादी वहाँ हो रही होती है जहाँ आप शादी नहीं करना चाहते। आप पीटीए की बात कर रहे हैं? मैं बिलावल साहब को ऐसी पोजीशन में देख रहा हूँ हाँ, कि वो शादी तो पीटीआई के साथ करना चाहते हैं और वहाँ पे अगले मान नहीं रहे, और वहाँ से उन्हें रिश्ता मिला नहीं है, ठीक है ना। अब जहाँ से उन्हें मिल रहा है वो उन्हें पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो अगर घर वाले उनकी जबरदस्ती शादी करा भी रहे हैं तो वो रोज उसको डैमेज करने के लिए। घर वालों में जरदारी सब शामिल है, जरदारी सब शामिल है, और कौन हो सकता है? मतलब अगर मैं बिलावल की टोन को समझूं और मैं समझूं कि एक पार्टी का चेयरमैन क्या बात कर रहा है, ओके, तो वो ये बात कर रहा है कि मैंने कोई हुकूमत नहीं बनाई। ये नजर आ रहा है कि कोई लचक नहीं है हमारे मुल्क नहीं, में। आप मेरी बात समझे, तो मजबूरी क्या है? वो साफ ऐलान करें कि हमने हुकूमत नहीं बनानी। मीम में किस चीज की है कि डेली कोई ना कोई, चीज की है, डेली कोई ना कोई रिजर्वेशन अच्छा, क्या है? इसका मतलब है कि मजबूरी है, जैसे कहते हैं मजबूरी का निकाह है। वो घर वाले जबरदस्ती हाँ नहीं करा देते हैं सर हिला के, तो वो जबरदस्ती वाली हाँ है और दिल नहीं है। अगर दिल नहीं है तो फिर नीयत भी नहीं है, और नियत नहीं है तो आप परफॉर्म कैसे कर सकते हो, कल को काम कैसे कर सकते हो? इसलिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रबील साहब, इससे बड़ा सवाल एक और भी है, गवर्नमेंट अल्लाह करे बन जाए, क्योंकि ऑब्वियसली अब बात अल्लाह करे पे आ गई है। मतलब हम तो प्रे कर सकते हैं ना हमेशा, मैं तो पॉजिटिव आदमी हूँ, हमेशा प्रे करूंगा कि अच्छा हो, हमेशा प्रे करूंगा कि अच्छा हो। गवर्नमेंट बन जाती है, इस बदली के साथ और जो आपने रिजर्वेशंस का पहले इजहार कर दिया, बार बार मल्टीपल टाइम्स कर दिया कि डेली कोई ना कोई नई रिजर्वेशन सामने आ जाती है, कई राउंड रोज एक तकरीर ठोकते हैं बिलावल साहब इस हुकूमत को पंचर करने के लिए, जो अभी बनी नहीं उसको पंचर करने के लिए रोज एक तकरीर ठोकते हैं। एग्जैक्टली, ये हुकूमत बनने से पहले कार्रवाई है, हुकूमत बन जाने के बाद क्या होगा? हुकूमत बन जाने के बाद फेलियर्स भी आएंगे भाईजान, बहुत सारे स्पॉट्स इस तरह के आएंगे कि जहाँ पे लगेगा कि गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रही, चैलेंजेस भी आने हैं, प्रॉब्लम्स भी आने हैं, और इत्तेहादी होते हैं, सब ने इकट्ठे फेस करने। इसका तो मतलब ये हुआ कि कल को कोई भी गवर्नमेंट को चैलेंज आता है तो बिलावल साहब अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक रहे होंगे कि ये फेलियर, ये तो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। हाँ, मैं अपने वोट वापस लेता हूँ। हाँ, ये भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी। अच्छा, जब वो कहेंगे ना मैं अपनी हिमायत वापस लेता हूँ, इसका इजहार वैसे ख्वाजा आसिफ साहब कर चुके हैं पहले। अच्छा, तो फिर नून लीग वाले कहेंगे कि आप अदम एतमाद ले आए। हाँ, ठीक है ना। हाइपोथेसिस, एक गिवन सिनेरियो ये है कि ये हुकूमत बन जाती है और 3 माह बाद लड़ाई हो गई, तो बिलावल साहब ने, आपको याद है पिछली दफ़ा भी जब बजट के वक्त एक दफ़ा बिलावल साहब ने तकरीर कर दी थी सिंध में कि हम बजट पर वोट नहीं डालेंगे। तो फिर टल गए थे। फिर किसी ने समझाया था तो उन्होंने आके कौमी असम्बली में कहा कि सागडार तो बेहतरीन वजीर खजाना है, शहबाज शरीफ बेहतरीन वजीर आजम है, हमें तो शहबाज किसी ने समझाया था ना, हमें पता नहीं था लेकिन हमें समझा दिया गया, मेरे इन्फॉर्मेशन कम थी और उसमें ऐड कर दिया गया कि आपको ये चीज़ों का नहीं पता, लिहाजा दे आर वेरी गुड पीपल। तो अच्छा, इसहाक डार साहब के ऊपर भी रिजर्वेशन है पीपल्स पार्टी, पता नहीं क्या क्या है, अभी तो लग रहा है कि उन्हें पूरी मुस्लिम लीग, मुझे लगता है उन्हें शहबाज शरीफ पर भी रिजर्वेशन। देखें, इलेक्शन कैंपेन में तो बिलावल साहब यही कहते रहे ना कि शहबाज शरीफ एक अच्छे वजीर आजम नहीं थे, टारगेट शहबाज शरीफ थे, तो अब वो दोबारा नवाज शरीफ साहब टारगेट नहीं थे, नवाज शरीफ साहब भी टारगेट थे कि मैं उनको वजीर आजम नहीं बनने दूंगा, लेकिन चौथी बार बारी नहीं लेने दूंगा, बाय नेम जिस तरह तकरीर होती है ना, उनमें वो टारगेट नहीं थे। शोर है के भी नारे लगवाए उन्होंने, गली गली में शोर है का, वो एक ट्वीट हुआ था, और नहीं उन्होंने फिर जलसे में भी नारे लगवाए, और फिर के चौथी दफा नहीं बनने दूंगा, फिर कहा कि शहबाज शरीफ ने बहुत तबाही कर दी, फिर कहा कि इसहाक डार ने बिल्कुल मईशत तबाह कर दी। तो अब बिलावल सोचते तो होंगे कि इसके बाद मैंने दोबारा शहबाज शरीफ को वोट डालना है, मैं कहाँ खड़ा हूँ? फिर वही किसी ने समझाया, फिर वही बात के समझाया किसी ने, क्या आज लड़ पड़े हैं वो जब किसी ने समझाने की बात की है। आपको पता है उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब के साथ क्या किया, क्या किया, जमहूरियत की बात जरूर कर सकते हो, उन्होंने कहा कि आप कैसे कह रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ या किसी के इशारे पे कर रहा हूँ, मैं तो जमहूरियत की बात है। अच्छा, वैसे जो लोगों का ख्याल था कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट दोनों को बिठाकर हुकूमत बना देगी, अगर एस्टेब्लिशमेंट का डंडा होता तो पहली मीटिंग में ही डालना जानी चाहिए थी चीजें। अच्छा, ये आप खबर दे सकते हैं कि आप बता सकते हैं? नहीं, मैं एक हम न्यूट्रल मतलब एनालिसिस के तौर पे कि आप मुझे ये बताएं
अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहती तो दोनों को इकट्ठे बिठा के सेटलमेंट नहीं अच्छा, करा। मेरा इसके ऊपर बड़ा सादी सी टेक है। सादी सी टेक कैसे है? दो सियासी जमातें हमने माजी में भी रिसेंट पास्ट में देखा कि थोड़ी सी करीब आती दिखाई दी, JUIF PTI, उसके ऊपर बड़े लोगों ने शोर मचाया क्योंकि नजरियाती इख्तलाफ भी और जिस हद तक पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे उसके ऊपर इन जमातों के अपने वर्कर्स ने भी शोर मचाया कि ये कैसे पॉसिबल है भाई, सूरज किस तरफ से निकला है आज कि तुम लोग दोनों इकट्ठे बैठ गए। नहीं, वो कह रहे थे मौलाना को अब मौलाना साहब कहना है। साहब हमेशा ही साहब कहना चाहिए, हमेशा ही किसी को भी इज्जत से बात करनी चाहिए, हमेशा ही साहब कहना चाहिए। एट द सेम टाइम वही डिफरेंसेस पीपल्स पार्टी और PMLN के भी तो हैं और इनके तो बहुत डीप रूटेड है ना, इनका तो वो जो PTI की निस्बत मैच्योर जमातें हैं, पुरानी बात है ना, पुरानी बात। इनका वर्कर भी मैच्योर है, नहीं उतना बदतमीज नहीं है। नहीं रिजर्वेशन आएंगे, नहीं नहीं, रिजर्वेशन आना और बदतमीजी होने में फर्क है। हाँ ठीक है, ठीक है। आप मेरी बात सुनिए, वो ट्रोलिंग में और एक हल्के में रिजर्वेशन और ट्रोलिंग में फर्क पता है ना आपको? बिल्कुल पता है, बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे पता है। रिजर्वेशन होना और ट्रोलिंग होने में फर्क है। लेकिन ये सब की सब जमातें करती हैं। यू कांट सिंगल आउट एनी पार्टी। सिर्फ इस टाइम के ऊपर सबसे अगर डिजिटल मीडिया किसी का वीक है तो वो पीपल्स पार्टी है। बाकी सारी सियासी जमातों ने अपना अच्छा खासा बना लिया है। इवन जमात इस्लामी का डिजिटल मीडिया सबके वीक हैं सिवाय PTI के। चलें आप यूके एक ही के पास ये हेजमनी हासिल है, बाकी सब उसके मुकाबले में बहुत PMLN ने भी बहुत उसमें स्ट्रेंथन किया। PMLN ने भी अच्छा खासा स्ट्रेंथन किया अपने डिजिटल के ऊपर ना, ठीक है ना। लेकिन आपको अब आप शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, पहले लाहौर थे, इतने दिन वो इस्लामाबाद नहीं गए और मुज़ाकरात इसहाक डार साहब भी पंजाब की गवर्नमेंट भी तो एक बड़ा था ना। नहीं देखिए ना, इसहाक डार साहब कर रहे थे मुज़ाकरात और साथ वो मलक अहमद खान थे, मोहम्मद अहमद खान साहब, और आज बिलावल साहब ने मुस्लिम लीग नून सारी जिम्मेदारी का है कि मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटी जो है ना, ये लचक नहीं दिखा, वो डेडलॉक उसकी वजह से लचक नहीं दिखा रहे। तो मुस्लिम लीग नून ने सारा दिन बिलावल साहब की तकरीर का कोई जवाब नहीं दिया, रद्द-ए-अमल नहीं आया, रद्द-ए-अमल नहीं दिया। मैं सोच रहा था कि कोई ना कोई जवेद लतीफ़ी रद्द-ए-अमल ना आए क्या वो कल्प्रिट होता है? जहाँ से रद्द-ए-अमल ना आए क्या वो कल्प्रिट होता है? यकीनन। अच्छा ओके, तो इसका मतलब है कि PMLN के एंड पे कुछ गलत है? गलत है, कमजोरी है। क्या भला है, आप क्यों वज़ारत उज़्मा लेने के लिए इतने नीचे लगे हैं कि आप अपना दिफा भी नहीं कर रहे? ऑप्शंस क्या? पीपल्स पार्टी को ऑफर नहीं किया गया है? पीपल्स पार्टी को ऑफर नहीं किया गया कि ले लें? मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल होगा कि अगर सोचा जाए कि अगर हम जवाब देंगे तो माहौल ख़राब हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कुछ सैनिटी कुछ लोगों में प्रिवेल करती है, तो अब माहौल ख़राब हो जाएगा और फिर माहौल ख़राब हो जाएगा तो फिर बात चीज़ें नहीं चल सकती, तो बात नहीं चल सकती जो जहाँ तक पहुंचे। लेकिन अगर आप माहौल को बचाते बचाते अपना दिफा ही ना करें, मतलब आज तो सारा इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून पर है कि वो लचक नहीं दिखा रहे, उनकी वजह से हुकूमत नहीं बन रही। लेकिन अगर बिलावल साहब का क्या ही हो कि कल सुबह ही अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि अब तो घंटों की बातें रह गई है ना, कि जहां कहीं भी कॉन्फर्मेशन आएगी, जहां भी चीजें मैच्योर होंगी, उसके बाद टक अनाउंस कर दिया जाएगा लो जी गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। जो बैड टेस्ट पहले हो गया ये अंडू हो जाएगा। बैड टेस्ट पहली दफा हुआ है, ये 16 महीने से पहले बैड टेस्ट नहीं हुआ था, नहीं 16 महीने के अंदर बैड टेस्ट नहीं हुआ था। अभी आपने कहा ना कि फिर समझाया गया कि नहीं वो अच्छे लोग हैं, और फिर असेंबली में जाके कहना पड़ा कि नहीं डार साहब बहुत अच्छे आदमी है, PM साहब बहुत अच्छे आदमी है। तो ये बैड टेस्ट तो आता जाता रहा, कहीं पर भी ये नहीं कहा कि लेकिन इस बार बिलावल साहब की टोन कांस्टेंट है, मैं ये देख रहा हूं, कॉन्फिडेंट भी ज्यादा है। उसकी एक वजह कि कुछ सीटें भी थोड़ी सी बड़ी है ना। नहीं जो एरोगेंस, जो एंगर है उनकी गुफ्तगू में, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन का एंगर है ना, फिर के वो कोई अचीव करना चाहते थे, कोई माइलस्टोन। ये मुझे नहीं पता कि मतलब कभी भी ये टारगेट नहीं था कि पीपल्स पार्टी सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी। हाँ उनको भी पता था, सबको पता था, ऐसा तो कहीं भी नहीं था। मेरा ख्याल है जो उनके टारगेट्स थे उन्होंने उससे ज्यादा अचीव किया। 2-4 सीटें कराची के ऊपर नीचे हो सकती हैं कि वो ये कह रहे होंगे कि शायद कराची की 4 सीटें ज्यादा आ सकती। सरप्राइज है कि एक सीट जो वो जीते हैं वहां से कराची वाली, वो सरप्राइज हो सकता है वो कराची से 6-7 सीटें एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, 8 सीटें एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, 2-4 सीटों की बात है। लेकिन एंगर बिलावल साहब की गुफ्तगू में, उनकी टोन में, उनके रवैये में एंगर नजर आ रहा है। इस सारे एंगर के अंदर क्वेश्चन मार्क कितना बड़ा है कि हमारे साथ इतनी सीटें कम हो गई, हमारी कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखो सबसे आगे चली गई है चीजें। नहीं, धांधली का सबसे ज्यादा एहतजाज तो सिंध में हो रहा है, जितने बड़े मुजाहरे और धरने सिंध में हो रहे हैं, लेकिन इतने बड़े तो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। पीपल्स पार्टी की तरफ से तो बहुत ज्यादा नहीं ना आया रद्द-ए-अमल, बहुत ज्यादा नहीं। पीपल्स पार्टी को तो रिजल्ट काबिल कबूल है, सिर्फ एक लाहौर 1-7 पे उन्हें गुस्सा है। जो सारी तकरीर भी उन्होंने की वो 1-7 पे की, और उनका ख्याल था कि वो 1-7 जीत रहे हैं, तो 1-7। वैसे बहुत सारे लोगों का ये कैलकुलेशन थी कि शायद पहले दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन आप मुझे दाद दें, मैं अकेला कहता था तीसरे नंबर पे आएंगे। जो ऑन रिकॉर्ड है वो ऑन रिकॉर्ड, और आपने ऑन रिकॉर्ड कहा था। लेकिन एक
दिन ऑन रिकॉर्ड कह के अगले दिन आपका भी थोड़ा सा आ गया कि नहीं यार पीपल्स पार्टी में जान है वहाँ। नहीं, पर एक तीसरे नंबर पे मैं कांस्टेंट रहा के वो रहेंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उनका एंगर और उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा। होता है ना, एक आध बार बोल के आप निकल जाता है। आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं आपके ख्याल में? और इसका क्या हल हो सकता है, या इसका क्या, और इसको डीकोड आप कैसे कर सकते हैं? लेकिन एक तकरीर उन्होंने सिंध में की कि वो भी, जिसके बाद डार साहब ने जवाब दिया, उस तकरीर के बाद इसहाक डार साहब ने जवाब दिया। और वो जवाब चाहे कमज़ोर जवाब था, सॉफ्ट जवाब था, नरम जवाब था, लेकिन एक जवाब दिया उन्होंने कि जी मीटिंग की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए, हमारे दरमियान यही बात तय हुई है कि आप मीटिंग की बात बाहर नहीं करेंगे, और आपने करके तो उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन आज फिर उन्होंने बात कर दी। लेकिन उधर से रिटेलिएशन नहीं आ रही, आज नहीं आई। आई थिंक जो मेरी मतलब मैं अपनी जाती मतलब अगर ये मुस्लिम लीग नून ये मुआहदा कर भी रही है तो बहुत कमज़ोर गिर के, जिसे लेट के कर रही है, ये तासुर नहीं बन रहा। आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप एक बिलावल अपर पोजीशन पे हैं और मुस्लिम लीग नून लोअर पोजीशन। एग्जैक्ट यही तो मैंने कहा कि प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और प्रेशर बिल्ड होता तो मुस्लिम लीग नून दबाव में आती जाएगी। अच्छा, उसमें दो चीजें हैं, एक तो बड़ी क्लैरिटी है नून लीग के पास पंजाब के अंदर, बहुत क्लैरिटी है ना। नहीं तो वो अफोर्ड कर सकते हैं मरकज ना बनाए। वो तो कहते हैं कि भाईजान पीपल्स पार्टी बना ले, बना ले। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मरकज़ की हमने बहुत बात की, हुकूमत बन, एक पूरा पाकिस्तान कह रहा है हुकूमत बन जाएगी और बन नहीं रही। और बिलावल कह रहे हैं अब 29 तक का टाइम है। यहाँ तो सोच रहे हैं बड़ा टाइम है, खेलते रहेंगे, लेकिन खेलने में डॉलर भी ऊपर जा रहा है, खेलने में स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे जा रही है, खेलने में खुद बिलावल साहब ने कहा मईशत का नुकसान हो रहा है। यहाँ तो ना उन्हें पता ना हो, उन्होंने कहा पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। तो जब सब कुछ का अंदाज़ा है तो फिर ये खेलने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख़्याल में। बहरहाल अब थोड़ी पंजाब की बात कर लेते हैं। एक अजीब इबाहम है पंजाब में भी। वो कहते हैं जी 22 फरवरी को पंजाब असम्बली का इजलास बुला लिया गया है। स्पीकर सप्तान खान साहब ने कहा कि उन्हें कहीं से खबर मिली है, नोटिफिकेशन कहीं नहीं है, लेकिन चैनल्स पर ब्रेकिंग चल गई हैं। उन्होंने इंटरव्यूज़ दे दिए हैं कि 22 फरवरी को इजलास बुला लिया गया है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक मखसूस नशिस्तें अलॉट ना हो तब तक इजलास बुलाया नहीं जा सकता। नोटिफिकेशन तादम गुफ्तगू, जब मैं आपके साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहा हूँ तब तक पंजाब असम्बली के इजलास बुलाने का कोई नोटिफिकेशन हमारे पास गवर्नर के हमारे पास नहीं, हम भी नहीं है। हो सकता है किसी के पास निकल गया, लेकिन हमारे पास सप्तान खान साहब के पास भी नहीं था। वही मैं वो दिखा सकते। उन्होंने कहा मुझे इतला मिली है, वो नोटिफिकेशन दिखाने के सेक्रेटरी असम्बली के पास भी नहीं था। हाँ तो बस एंड ऑफ, ठीक है ना। हाँ तो अब लेकिन चूंकि अब सप्तान खान साहब ने कह दिया और वो स्पीकर हैं इस वक्त पंजाब असम्बली के और कस्टोडियन है, नई असम्बली से हलफ उन्होंने लेना है, स्पीकर का इंतखाब उन्होंने कराना है, एक उनका रोल है अगली असम्बली में जो उन्होंने अदा करना है। वो कितना अदा करते हैं कितना नहीं करते, ये भी पहली दफ़ा हमने देखना है कि पीटीआई इंतकाल इक़्तिदार में कैसा परफॉर्म करती है। क्योंकि इक़्तिदार में तो हमने पीटीआई की परफॉर्मेंस देख ली है कि वो असम्बलियों से बाइकआउट करती है, हुकूमतें तोड़ती है, आइन तोड़ती है। अब इंतकाल इक़्तिदार में कैसा परफॉर्म करती है ये सप्तान खान साहब की परफॉर्मेंस से पता लगेगा कि वो कैसा करेंगे। Do you think so is PTI right now? हैं? Do you think is PTI right now? PTI? Do you think so? हाँ। अरे तो दोबारा कम करने की जरूरत है फिर सारे। नहीं पीटीआई दे मुंतखब स्पीकर है ना यार, स्पीकर है, स्पीकर है तो स्पीकर को न्यूट्रलिटी का इतना हक तो दें, क्या उनको मार्जिन दें कि नहीं। आज में मुकदमा तो पीटीआई का लड़े। और जितना मैं सप्तान खान साहब को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मेरे बड़े अच्छे मरासम में सप्तान खान साहब की फैमिली के साथ, उनके बच्चों के साथ, इज़ अ वेरी रीजनेबल मैन। नहीं पर वो पीटीआई में नहीं है अब। नहीं मैं स्पीकर की बात कर रहा हूँ ना, मैं स्पीकर पंजाब असेंबली, पीटीआई के स्पीकर पंजाब असेंबली। उन्होंने तो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 9 मई की मजम्मत की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने तो नहीं की। वेरी रीजनेबल मैन। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ क्या उन्होंने 9 मई की मजम्मत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? मुझे नहीं पता, नहीं की ना यार। वो वही पीटीआई में नहीं है जिसने 9 मई की, मैं सप्तान खान, लेकिन पीटीआई में अगर है तो आपने 9 मई की मजम्मत नहीं की। मुझे देख लेना, वो मुझे बात कर लेंगे उस पर कि आई नो हिम पर्सनली, वेरी रीजनेबल मैन, खानदानी आदमी है। और वो पॉलिटिकल फैमिलीज जो थी ना, बहुत वजादार फैमिलीज, उनमें से सप्तान खान साहब का खानदान। पर आज तो बॉम्बशेल फाड़ दिया ना उन्होंने। हो सकता है खबर हो उनके पास,
नहीं, पर कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे बांट दिया? ना इलेक्शन कमीशन है ना कुछ है, पर उन्होंने कह दिया रिजर्व सीटों वाला भी मामला है ना अभी। नहीं, पर देखिए ना, यहाँ तो वो मीडिया को नोटिफिकेशन दिखा देते कि यार ये हो गया मेरे पास उनके पास आता और फिर सभी के पास आ जाता, सारे मीडिया के पास आ जाना था उससे पहले। था तो कुछ नहीं, पर उन्होंने प्रेस टॉक कर दी, सारों को बुला के इंटरव्यू दे दिए। उन्होंने कहा मैं जिंदा हूँ, मुझे ना भूलो अभी हैं, रेलेवेंट हूँ, मैं स्पीकर हूँ, मैं जिंदा हूँ। शायद इसलिए कि मरियम नवाज ने कल जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया है और वहाँ लंच दिया है सारे नए एमपीएस को, और वो अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाह रही हैं। करनी चाहिए, अच्छा, उसको काउंटर किया है सप्तान खान साहब। इससे कैसे काउंटर हो सकता है? पीटीआई ऐसे ही काउंटर करती है। कैसे मतलब प्रैक्टिकली मुझे बताएं ना। मैं उसको डिफ्यूज करने की कोशिश की। कैसे डिफ्यूज? कि कल जब वो सारे वहां पर बैठे होंगे, वहां फुटेज भी बनेगी, सारे टीवी चैनल्स के ऊपर चलेगी भी, स्ट्रेंथ भी शो की जाएगी कि यार हमारे पास इतने एमपीएस हैं, उसको डिफ्यूज कैसे किया जा सकता है? या इसी तरह चलें, इसका दूसरा रुख देख लेते हैं आप कि पीटीआई पार्लिमानी में मीटिंग बुला लेती है, जितने आजाद उनके जीते। पीटीआई ने नहीं बुलाई अभी तक। मैं कह रहा हूँ ना कि इसका दूसरा रुख ये है कि वो बुला लेते हैं, जितने लोग उनके पास वहां इकट्ठे होंगे वो काउंटिंग हो जाएगी। आप कैसे डिफ्यूज कर सकते हैं? कि आप कैसे कह सकते हैं कि यार ये 10 नहीं ये 5 हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि 9 नहीं ये 15 हैं? फिर क्यों जो नंबर है वहां पे है? अभी तो आई थिंक सप्तान खान साहब का इसके ऊपर फर्दर वर्जन आना चाहिए कि नहीं, मुझे भी हैरानगी हुई, लेकिन केपी का सिंध का इजलास बुलाने की कोई बात नहीं हुई, बलूचिस्तान का इजलास बुलाने की कोई बात नहीं हुई, केपी का इजलास बुलाने की कोई बात नहीं हुई, और वाइस सप्तान खान साहब कह रहे हैं कि पंजाब का बुला लिया 22 को। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि पंजाब तो बहुत सेफ है इस टाइम के ऊपर, आप जल्दी बुलाने की जरूरत क्या है? क्या क्योंकि एमपीए भाग रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, इधर उधर हो रहा है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। पंजाब इज वेरी सेफ, दे हैव द नंबर गेम। उनकी जैसे ही वो रिजर्व सीट्स वाले नोटिफिकेशन हो जाते हैं उनके, दे हैव द नंबर गेम। और आई थिंक सबसे सेफ जोन फिर क्यों? सबसे सेफ जोन समझने की मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप चूंकि पीटीआई एक्सपर्ट हैं, पीएचडी ऑन पीएचडी ऑन पीटीआई हैं, जस्ट लाइक कि आप पीएमएलएन एक्सपर्ट। नहीं, आप पीएचडी ऑन पीटीआई हैं। मैं इसका पब्लिकली कहता हूं कि मैं बीट करता रहूं, मैं कवर करता रहूं, आप बीट नहीं करते रहे और आप एक्सपर्ट हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप पीएचडी ऑन पीटीआई, जस्ट लाइक आप डबल पीएमएलएन पे हैं, जस्ट लाइक दैट। मेरा मतलब है कि आउट ऑफ द ब्लू सप्तान खान साहब आज उठे और उन्होंने कहा कि 22 तारीख को इजलास बुलाया जा रहा है, वो गैर कानूनी होगा, अभी मखसूस सीटों का कोई फैसला नहीं हुआ और एक गैर कानूनी इजलास बुलाया जा रहा है और मुझे इत्तला मिली है आउट ऑफ द ब्लू ऐसा। अच्छा, उनके यहाँ पे 2-3 सवाल हैं जो आपको और मुझे हम सबको पूछे जाने चाहिए। क्या रिजर्व सीट्स का नोटिफिकेशन करने में कोई आर है, कोई प्रॉब्लम है? क्या वो गैर कानूनी है? होंगे नहीं होंगे? कानूनी अमल है ना, होंगे नोटिफिकेशन ऑब्वियसली, उसमें कोई थोड़ा बहुत डिले ऊपर नीचे आ सकता है। वो 3 दिन है ना शामिल होने के, जैसे अभी पीटीआई वाले नोटिफिकेशन सुन्नी काउंसिल में शामिल हो रहे हैं, वो 3 दिन यूज कर रहे हैं ना। नोटिफिकेशन होना है, वो होना है, लीगल प्रोसेस है। और उन मखसूस सीटों की एमपीएस ने भी उस इजलास में हलफ उठाना है, जो पहला इजलास होगा, स्पीकर के इंतखाब में वोट डालना है, वजीर आला के इंतखाब में वोट। मुझे एक चीज के ऊपर नहीं समझ आ रही कि इसमें कोई भी पार्टी किसी किस्म का भी गैर कानूनी काम जिसमें वो सबसे महफूज हैं क्यों करेंगे भाई? फिर सप्तान खान साहब ने क्यों कहा? ये तो सप्तान खान साहब को से पूछा। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि मेरे घर से उठे और उन्होंने कह दिया, मेरा मतलब है मैंने देखें, उन्होंने फेक न्यूज दी। नो आइडिया, मेरी उनसे बात नहीं। मेरा मतलब ऑन द फेस ऑफ इट फेक न्यूज लग रही। हम बहुत सारी खबरें देते हैं जिनके पास हमारे पास रिटर्न नहीं होता, लेकिन हमने सुना होता है, डायरेक्टली सोर्स से सुना होता है कि यार दिस इज गोइंग टू हैपन, और वो ठीक साबित होता है। और मैं फिर नाम लवांगा, तुम कहोगे कि यार तू उस बंदे का बड़ा नाम लेता है, और राजा रियाज साहब के पास क्या सबूत है कि ये होगा, सारा कुछ वैसे हुआ था। नहीं, वो तो तज्जिया है ना, जैसे एक तो आपका एनालिसिस है, एक मेरा एनालिसिस है, किसी का तज्जिया 100% दुरुस्त हो सकता है, किसी का 100% गलत हो सकता है। नहीं, लेकिन एनालिसिस है ना। अब जैसे फैसल वाडा साहब की बहुत सारी बातें ठीक साबित हो जाती हैं, बहुत सारी बातें ठीक साबित होती हैं, लेकिन वो एनालिसिस है ना। इसी एनालिसिस के ऊपर आप ही का एक कमेंट है कि इंफॉर्मेशन बेस्ड एनालिसिस। अब देखें, डिसइंफॉर्मेशन बेस्ड एनालिसिस भी हो सकता है। अगर इंफॉर्मेशन बेस्ड है तो डिसइंफॉर्मेशन बेस्ड एनालिसिस। सवाल फिर गया, अगर डिसइंफॉर्मेशन होगी तो एनालिसिस भी गलत हो जाएगा। सवाल फिर वही, इस डिसइंफॉर्मेशन का फायदा क्या होगा? ये नुकसान क्या होगा? देखें, इसका कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। के आपसे ही पूछूंगा ना, आप पीएमएलएन के एक्सपर्ट हैं, आपको पूछना चाहिए था। नहीं कहा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, चेक किया कि वो बुला रहे हैं कि नहीं? वो तो कह रहे हैं कोई इजलास की बात आपने चेक किया उनसे? कोई आपने चेक किया उनसे? हाँ, कोई इजलास चेक कर लिया, मतलब आपने ये नहीं बुला रहे हम। गवर्नर है, उसने भी कहा कोई इजलास समरी नहीं आई। नहीं बुला रहे हम।
नहीं, अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तब तक तो नहीं, कल 21 को देखें, अभी सप्तान खान साहब ने 22 को कहा है। हाँ, आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए ना। अब कल 21 को नोटिफिकेशन हो जाए, शाम मैं बैठूं और आप मुझे पकड़ लें, मेरी गर्दन तो पूछ लें, तो वो तो नहीं मैं होने दूंगा ना। नहीं देखा, आप महफूज रहना चाहते हैं। मैं महफूज रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे 24 घंटे का मार्जिन है, 24 घंटे। लेकिन कल शाम, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सप्तान खान साहब ने फेक न्यूज़। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा काम फर्दर, मैंने कोशिश की। आपको शो से पहले करनी चाहिए थी। शो से पहले मुझे ये इस चीज़ का नहीं आइडिया था कि आपने इतना रगेदना है इस स्टोरी को। मुझे था कि हम इसके ऊपर बात करके आगे निकल जाएंगे, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि इसके ऊपर अपने और सेकंड हैंड के दूसरी तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा तरदीद अभी तक नहीं आ रही, मेरे पास तो नहीं आ रही कि जी नहीं अभी तो कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मैंने कुछ रिपोर्टर से चेक किया तो उन्होंने कहा कि यार अभी सब कुछ कुक हो रहा है, हमारे पास कोई खबर नहीं है नोटिफिकेशन की, कोई नोटिफिकेशन नहीं, अभी कुक हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। सप्तान खान साहब के पास ही है जो कुछ है। सेक्रेटरी असेंबली से भी लोगों ने पूछा, वो कहते हैं मेरे पास भी कोई नोटिफिकेशन। हाँ, कोई नोटिफिकेशन नहीं। वैसे तो सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी साहब उनसे आपने कैसे पूछ लिया? बात सुनिए ना, वो तो जेल में है। तो वो, और मेरा ख्याल है कि वो इस बार वैसे पंजाब असेंबली में भी बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन होना है मुलाजमीन का, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो समझते हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने उसको बड़ा डैन बनाया हुआ था और वहाँ वो एक सेफ हेवन है। स्पीकरशिप के टाइम की भर्तियां नहीं है, यू नो दैट, आई नो दैट। ये स्पीकरशिप के टाइम की भर्तियां नहीं, स्पीकरशिप पे भी बहुत नो ये भर्तियां बहुत पुरानी चली आ रही। नहीं, पर स्पीकरशिप पे भी बहुत भर्तियां हुई थी इस टाइम, बहुत भर्तियां हुई, 100-150 भर्तियां उन्होंने बतौर स्पीकर भी पुरानी भी बहुत चली आ रही है वो पुरानी। और वो अब बड़ा एक है कि जी वो एक बड़ा सेफ हेवन है चॉइस साहब का, और उसकी वजह से पीटीआई का भी वो बहुत सेफ हेवन है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप भी प्लान हो रहा है। जो स्पीकर होगा, जो सीएम होगा, उसको सैल्यूट बजना है, बस दैट्स इट। कोई भी होगा सीएम, जो पीपल्स पार्टी का सीएम। अब अगर पीटीआई वाले पोस्टर्स बना रहे हैं कि ये कौम के मुजरिम है अफसरान के, बना रहे हैं ना, तो ये नहीं बनाएंगे। फेयर इनफ। आप हमारी बात अगर चली है रस्म के कोई सर उठा के ना चले, अगर आप सरकारी अफसरों को निशाना बनाएंगे तो फिर दोनों तरफ से आपके भी तो कोई हमायती अफसर रहे होंगे ना, बहुत सारे, हर पार्टी के, फिर वो भी निशाने पे आएंगे। हाँ आएंगे। और वो किस तरह निशाने पे वहाँ पोस्टर बनेंगे या छांटी होगी, सवाल ये तो अब देखो, जिसका जो इख्तियार है इस वक्त, किसी का इख्तियार सिर्फ पोस्टर लगाना है और किसी का इख्तियार नोटिफिकेशन करना है। सवाल ये है जो पोस्टर वाला पोस्टर लगा लेगा। टेक्निकली तो होना तो ये चाहिए था, पोस्टर को पोस्टर से काउंट कर दिया जाता, काउंटर कर दिया जाता, लेकिन इतने छांटी। लेकिन मेरे ख्याल में सप्तान खान साहब ने, मेरा ख्याल है काफी दिन से मीडिया कवरेज नहीं ली थी, उन्होंने कहा चले वो इलेक्शन में भी ना, इलेक्शन भी जिस किस्म का वो हुआ उनका, वहाँ पे सारा मसला वाला है एवरीथिंग। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अगले टॉपिक पे बात करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर बात की कि इनके दरमियान डेडलॉक क्या है। उस पर कुछ ताज़ा जो बात आई है उसमें यह है कि पीपल्स पार्टी चारों सूबों के गवर्नर मांग रही है। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, सदर और चारों सूबों के गवर्नर वो मांग रहे हैं। अब ये बड़ा मुश्किल है कि उनको चारों सूबों के गवर्नर दे दिए जाएँ। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और सिंध, चारों सूबों MQM सिंध का गवर्नर मांग रही है। इसी तरह केपी में भी बाकी इत्तेहादियों के भी स्टेक्स हैं। बलूचिस्तान में आप वज़ीर आला ले रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर आप कह रहे हैं गवर्नर भी हमारा होगा। तो जो इस तरह की डिमांड्स हैं, बज़ाहिर ये एक फार्मूला है कि जी हम कोई वजारत नहीं मांग रहे, और दूसरी तरफ आप सारा इक़्तिदार में का जो अच्छा हिस्सा है वो शेयर मांग रहे हैं, उस पर डेडलॉक है। क्यों? ये तो मैंने पहले कि बहुत ज्यादा कुछ मांगा जा रहा है, बहुत ज्यादा सब कदरे जुस्सा नहीं मांगा जा रहा है, ज्यादा मांगा जा रहा है, जिसकी वजह से अपनी वो शेयर है जो नेशनल असेंबली का जो शेयर है सीट्स का, उससे बहुत ज्यादा मांगा। तो सरकारी अफसरान के तबादलों में भी आप हमें 10 पूछ के टूरा करोगे तुसी। चलें, अब आज सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के रेफरेंस की समाअत हुई और उन्होंने कहा मार्शल लॉ फौज बतौर इदारा नहीं लगाती, इनफरादी फेल होता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पे जो भी आर्मी चीफ है वो लगाता है। और वो हमारा असल फोकस आईनी पहलू की तरफ है। असल सवाल है अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। उनका मतलब था सज़ा ठीक हुई है या नहीं हुई है, फोकस इस पे होना चाहिए। हम ये नहीं देखेंगे। और फिर ये भी है कि जी जज दबाव में थे, ये कैसे हम
क्योंकि यहाँ तो कोई जज आकर ये उस बयान ज़माने दे, का, हाँ, उस ज़माने के जज साहब ने इंटरव्यूज तो नहीं हो सकते, इट्स टू लेट। या वो कोई एम्प्लॉइज आ जाएं उस जमाने के जो सारी कार्रवाई का हिस्सा थे, कोर्ट के वो एम्प्लॉइज आ करें तो जाएं, कोई या एविडेंस तो नहीं है सिवाय नसीम हसन शाह के एक इंटरव्यू वो के इत्तेहाद और उस तरह के, तो वो खाली इंटरव्यू बेस्ड एविडेंस को तो कोर्ट नहीं अडॉप्ट कर सकता। लेकिन वो चलाई गई थी वीडियो इस हाँ, लेकिन आप देखें ना, उस पर क्रॉस एग्जामन नहीं हुआ ना। या तो वो किसी अदालत में 164 का बयान हो, उस पर जिरा हुई हो, तो कोर्ट आप वो, यहाँ तो नसीम हसन शाह साहब जिंदगी में मजिस्ट्रेट के पास जाकर बयान देते कि ये हुआ था और भाई, ये हुआ था और मैं इसको एक जुडिशल डॉक्यूमेंट के तौर पे देना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कोई बयान तो 164 का नहीं, वो क्रॉस क्वेश्चनिंग के अंदर वो और 164 का बयान किसी जुडिशल अफसर के सामने तो नहीं दिया ना उन्होंने कि मैं ये कन्फेस करना। नहीं, लेकिन वो रेलेवेंस के लिए चलाया गया था, मैं कह रहा हूँ रेलेवेंस के लिए, वो शो की सब्सटेंस केस की रेलेवेंस के लिए। लेकिन आप अब 26 फरवरी तक आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भुट्टो की फांसी की सजा को गलत करार दे देगी? मुझे तो पहले इसका वो है कि किस हद तक इस केस को मजीद खंगाला जाएगा। लेकिन ना उन्होंने कहा है कि हम अहमद रजा कसूरी को भी सुनेंगे, जिनके वालिद मर्डर हुए थे और उनके मर्डर पे, तो उनको सुनने का भी फैसला है। लेकिन आज की समाज से ऐसा नहीं लगता कि आहिस्ता आहिस्ता शायद उन्होंने कहा कि हमें गलतियों को सुधारना चाहिए और अगर ठीक है कुछ गुफ्तगू इस तरफ जाती नहीं लगती कि जो मर्डर भुट्टो की फांसी को कलअदम और गलत करार दे दिया जाएगा, विंडिकेट कर दिया जाएगा? अब कितने साल बाद? अब भुट्टो देखें, अब बात अच्छा, ये है इसमें कि दो चीज़ें, एक चीज़ मुझे याद आ गई इसके अंदर, कि इलेक्शन से पहले इस केस का बहुत शोर मचाया गया एंड एवरीथिंग कि जी ये एक पीपल्स पार्टी को नैरेटिव बनाने के लिए, हाँ, लेकिन फिर उन्होंने कहा हम इलेक्शन के बाद हाँ इलेक्शन के बाद सुनेंगे, लेकिन ये इलेक्शन से पहले आपको याद है बहुत शोर मचा था हाँ, कि जी नैरेटिव दिया जा रहा है जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसके बाद फर्दर चला गया कि इलेक्शन के बाद विल लुक इनटू इट। बहरहाल भुट्टो साहब लीडर तो बहुत बड़े थे, हैं बहरहाल लीडर तो बहुत बड़े थे भुट्टो साहब। नहीं, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मूड में है कि वो इस सब जुडिस है, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बहुत मुतात रह के बात करूँगा, मैं पॉलिटिकल साइड पे जाऊँगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि वो ठीक नहीं था। कोर्ट डिसाइड मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है, वक्त ने, हालात ने, तारीख ने साबित कर दिया है कि वो फैसला दुरुस्त नहीं था। लेकिन ना मुअर्रिख ने भी साबित कर दिया कि वो फैसला दुरुस्त। लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं ना कि बहुत सारे कोई 164 का बयान या सारे वो बात अपनी जगह, लेकिन तारीख भी तो लिखी गई है ना, तो उसमें भुट्टो की फांसी को जायज़ तो नहीं करार दिया गया सियासतदानों की तरफ से, तब के जो नहीं, जुडिशल पाकिस्तान के कानूनी और आइनी माहिरीन ने भी उसको नहीं जायज़ करार दिया। उस जजमेंट को कहीं कोर्ट नहीं किया गया, वो उसका प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया और अबैटमेंट में और कोई ऐसी सजा दोबारा कोर्ट ने नहीं दी है। मतलब आपने भुट्टो को अबैटमेंट में फांसी दी, अयानत कत्ल, तो आपने अयानत में दोबारा तो फिर भुट्टो के बाद किसी को फांसी नहीं दी है। आपने उसके बाद ये ऐसे ही है जैसे आपने जब नवाज शरीफ को ताहयात नाहल कर दिया तो वाडा साहब की दफ़ा आपने कहा नहीं ये बड़ी सख्त सजा है, ये नहीं देनी चाहिए, तो फिर उन्होंने लिखा है ना कि बंदियाल साहब ने अपनी जजमेंट को रिवर्स कर लिया वाडा साहब में, और वो स्टैंड नहीं की उनकी, अपने खुद ही, मतलब आपने एक नवाज शरीफ के लिए आपका इंसाफ का मयार और था और फैसल वाडा के लिए और था। तो सेम इज़ द केस, अगर आपने भुट्टो को 77 में 79 में तो इतने अरसे में नहीं दी तो फिर मेरे ख्याल में कि फैसला नहीं स्टार्ट, तारीख तो दुरुस्त कर दी जाएगी ना, करनी चाहिए, मेरे ख्याल में करनी चाहिए, कोर्स तो सेट कर दिया जाएगा। चले आज तक के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी इस उम्मीद पर कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत बन गई हो, कोई मुआहदा हो गया हो। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।